कि जो लोग आज हमसे नए जुड़े हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो उनको बता दें कि अब की बार लैब टेक्नीशियन पार 2024 की बैच हमने स्टार्ट किया। इसमें किसी प्रकार का कोई पेड कोर्स नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे साथ स्टडी कर सकते हैं। 500 MCQs को शामिल किया गया है। ऐसे MCQs जो हर दफ़ा हर बार एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, और ऐसे MCQs भी हैं जो आगे एग्ज़ाम RRB, DSSB, ग्रुप 5 NHM में आने की संभावना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है। तो अभी हमने इसमें 3, 4, 9 MCQs कर लिया है। आज हम 350 से स्टार्ट करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि मेजर हीमेटोपोइसिस एम्ब्रियो। मतलब यहाँ पर बताना है कि हीमेटोपोइसिस का मतलब आपको मालूम है ब्लड का बनना, मतलब फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। तो एम्ब्रियो है जो बच्चा है, जो भ्रूण है, तो उसमें ब्लड का फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा मात्रा में कहाँ पर होता है। तो यहाँ पर बताना है। 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। यॉर्कशैक दिया गया है, बोन मैरो दिया गया है, लीवर दिया गया है या फिर स्प्लीन। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा, बच्चा जब गर्भ में होता है तो सबसे ज़्यादा यॉर्कशैक में ही उसका जो ब्लड का फॉर्मेशन यानी कि हीमेटोपोइसिस उसके बॉडी में होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहे हैं। क्वेश्चन बताना यहाँ पर कि ऑल कैन कॉज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया एक्सेप्ट। अब छोड़कर आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया का कारण बन सकते हैं। पहला क्या है, हेवी पीरियड्स, मतलब हेवी मेंस्ट्रुएशन साइकिल अगर फीमेलों में होता है तो उनके शरीर में भी आयरन की कमी हो जाएगी, तो वो फिर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। ब्लीडिंग फॉर GIT, अब वो ब्लीडिंग कई दफ़ा प्रेगनेंसी की कंडीशन में आयरन रिच फूड कम खाना या फिर बेबी का जब डेवलपमेंट होता है तो वहाँ पर भी आयरन की कमी हो जाती है, तो वहाँ पर भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है। उसके बाद यहाँ देखेंगे ट्रांसकोबालामिन डेफिशिएंसी। तो ट्रांसकोबालामिन डेफिशिएंसी से कोई आयरन का जो एनीमिया है, आयरन की कमी वाला एनीमिया यहाँ पर नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पर बताना है कि कौन सा साइट है जहाँ फोलेट का एब्जॉर्प्शन होता है। और फोलेट क्या है, फोलेट है विटामिन बी। तो विटामिन बी का ऑब्जर्व शरीर के कौन से भाग में सबसे पहला होगा। यहाँ पर बताना है कि जो प्रॉक्सिमल जेजुनम होगा या फिर दोनों बोथ होगा या फिर नाइदर होगा। तो देखिए जो हमारा इंटेस्टाइन होता है, इंटेस्टाइन छोटे वाले इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो प्रॉक्सिमल जेजुनम होता है वहाँ पर फोलेट यानी कि विटामिन बी, विटामिन B12, विटामिन 7, विटामिन 9 सबका वहाँ पर एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज मोस्ट हेल्पफुल इन डायग्नोसिस ऑफ थैलेसीमिया। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण थैलेसीमिया के निदान के लिए सबसे अधिक सहायक है। अब थैलेसीमिया क्या होता है, थैलेसीमिया एक जेनेटिकल बीमारी होती है, मतलब आनुवांशिक बीमारी होती है। बीमारी 2 प्रकार की होती है, थैलेसीमिया मेजर होता है, थैलेसीमिया माइनर होता है। तो हमको पता करना है कि व्यक्ति को थैलेसीमिया तो है पर माइनर है, मेजर है, सटीकता से हम कौन से टेस्ट इसमें लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन आंसर बोल रहा है कि आप सीरम आयरन से पता कर सकते हैं, आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी से आप कर सकते हैं, या बोन मेरो आयरन स्टेन कर सकते हैं, या फिर HB यानी कि हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस से आप इसका कर सकते हैं। तो देखिए जब भी आप इलेक्ट्रोफोरेसिस लगाते हैं, HB इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो उससे आप सिकल सेल एनीमिया का और थैलेसीमिया की जानकारी आपको अच्छे से मिलती है। किससे, HB इलेक्ट्रोफोरेसिस से, क्योंकि इसमें अपन डिफरेंस प्रकार के नॉर्मल और एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन के टाइप सब टाइप पता करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका जो राइट हो जाएगा। क्या, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसको HB इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है ऑल कैन एसोसिएट विथ सिकल सेल एनीमिया एक्सेप्ट। तो आपने ग्रुप 5 2023 का एग्जाम दिया होगा या फिर 22 का दिया होगा, तो वहाँ पर सिकल सेल के क्वेश्चन प्रायः पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हमने सिकल सेल के क्वेश्चन भी शामिल किए गए। क्वेश्चन बोला सिकल सेल एनीमिया से जुड़े हो सकते हैं सिवाय, एक्सेप्ट, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। जब भी एक्सेप्ट की बात आती है, सिवाय की बात आती है, तो ध्यान देना है। तो सिकल सेल एनीमिया क्या है, सिकल सेल एनीमिया एक जेनेटिकल ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है जो कि
डीएनए के जीन में म्यूटेशन यानी कि गड़बड़ी के कारण होता है। अब जब किसी व्यक्ति को सिकल सेल एनीमिया हो गया तो यहाँ पर जो चीज़ें बताई गई होगी उनका ऑर्गन डैमेज होगा। अब सिकल सेल एनीमिया में जो नॉर्मल आरबीसी आपकी होती है वो गोलाकार डिस्क शेप की होती है, पर किसी व्यक्ति को सिकल सेल एनीमिया हो गया तो उनकी बॉडी में जो आरबीसी की साइज है वो हसिया के आकार की या फिर सी के आकार की हो जाएगी। अब ये होने से बॉडी के ऑर्गन में जहाँ कैपिलरीज वेन से जब ये आरबीसी फ्लो करेगी हसिया वाली, तो वहाँ पर क्या होगा कि वो ऑर्गन के वेन्स में वो जाके फंस जाएगी, ऑक्सीजन की कैपेसिटी वहाँ नहीं लेके जा पाएगी तो ऑर्गन डैमेज हो जाएंगे। उसके बाद में ब्लीडिंग डिसीज़ यहाँ पर दिया गया है, तो ब्लीडिंग डिसीज़ का यहाँ पर संबंध नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ब्लीडिंग डिसीज़ हो जाएगा। इन्फेक्शन भी होता है क्योंकि ब्लड में आरबीसी की आकृति हसिया के आकार की हो जाएगी, साथ ही इनमें मौजूद ऐसे व्यक्ति को किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन होने के चांस होते हैं क्योंकि ब्लड की मात्रा कम हो जाती है, ब्लड में ही हमारे डब्ल्यूबीसी है ना। चेस्ट सिंड्रोम भी हो सकते हैं क्योंकि चेस्ट में भी जो हमारे ब्रोंकियास होते हैं वहाँ पर जो आरबीसी सिकल वाली फंस जाती है, तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो ब्लीडिंग डिसीज हो जाएगा, क्योंकि ब्लीडिंग डिसीज से सिकल सेल एनीमिया का कोई संबंध नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन बोल रहा है कैरेक्टराइज बाय इंक्रीज आरबीसी प्रोडक्शन। अब यहाँ पर आरबीसी का प्रोडक्शन हो रहा है तो वो बताना है। आरबीसी उत्पादन में वृद्धि की विशेषता होती है, क्या होगी? क्या आपकी आरबीसी की मात्रा अधिक हो जाएगी तो क्या क्रॉनिक रीनल फेलियर होगा, मतलब जो किडनी है वो फेलियर हो जाएगी, है ना। हेरिडिटी स्पेरोसाइटोसिस होगा या फिर एनीमिया होगा या फिर डिहाइड्रेशन होगा, तो यहाँ पर बताना है। तो हमने देखा कि यहाँ पर किडनी का संबंध हमारे आरबीसी से नहीं होता। उसके बाद एनीमिया की कमी, मतलब आरबीसी की कमी होने से हमको एनीमिया होता है, तो यहाँ पर तो वृद्धि की बात हुई है। डिहाइड्रेशन का संबंध हमारे पानी की कमी से होता है, तो आरबीसी की मात्रा जब शरीर में बढ़ जाती है तो शरीर हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया है, यहाँ क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ एमसीवी, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम का जो नॉर्मल रेंज होता है वो कितना होता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपको मालूम होगा कि कितना होगा, 98 से 18 से 98, है ना। यूनिट यार्ड लिखना है एफएल, मतलब फैदो लीटर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका जो है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन बोला ब्लड ट्रांसफ्यूजन फॉर ऑल एक्सेप्ट, सिवाय सभी के लिए रक्त आदान है। मतलब कि किसी व्यक्ति को अगर हेपेटाइटिस बी हो गया तो ब्लड दे सकता है क्या? वो ब्लड नहीं दे सकता। सिप्लिस हो गया तो ब्लड दे सकता है क्या? नहीं दे सकता, ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं होगा। एचआईवी है तो दे सकता है क्या? नहीं दे सकता। पर किसी व्यक्ति को अगर हेपेटाइटिस ए है तो वो ब्लड दे सकते हैं, क्योंकि हेपेटाइटिस ए ये नॉन सेक्सुअल डिसीज होती है, ये किसी प्रकार के कंटामिनेटेड फूड या फिर वाटर के इंटेक से हो सकता है। तो सिवाय यहाँ पर आया हुआ है, यहाँ हेपेटाइटिस ए वाला व्यक्ति जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन बोल रहा है कि द पैक्ड आरबीसी आर स्टोर, मतलब पैक्ड आरबीसी को संग्रहित आप कहाँ करेंगे। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिखे, 4 डिग्री सेल्सियस में, 30 डिग्री सेल्सियस में, -37 या फिर 20 डिग्री सेल्सियस में। तो आरबीसी की बात आती है, पैक्ड आरबीसी की बात आती है, तो इसको अपन 4 डिग्री सेल्सियस में जो है सेंटीग्रेड में वो स्टोर करके रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि विटामिन के डिपेंड कोगुलेशन फैक्टर में इनक्यूलेट ऑल, सिवाय एक के एक्सेप्ट। विटामिन के पर निर्भर जमावट कारकों में शामिल निर्मित हो सकते हैं एक के अलावा। तो आपने 13 क्लॉटिंग फैक्टर पढ़ा होगा। पहला जो आपका था फाइब्रोनोजल, प्रोथ्रोम्बिन, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, रेबिल, कैल्शियम, ऐसे तमाम 13 क्लॉटिंग फैक्टर हमारे बॉडी में थे। तो जिसमें से जो 11 क्लॉटिंग फैक्टर है इसका संबंध जो है ये विटामिन के से नहीं है, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द मल्टीपल मायलोमा एक्सेप्ट, यहाँ पर बताना है कि निम्नलिखित को छोड़कर मल्टीपल मायलोमा के सभी विशेषताएं हैं। अब यहाँ पर बोल रहा है कि मल्टीपल मायलोमा हो जाएगा तो जो प्लाज्मा का एब्जॉर्शन होगा, अवशोषण होगा, वो इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा सेल में। उसके बाद इंक्रीज हो जाएगा पैक्स सीरम इन द मोनोक्लोनल प्रोटीन, है ना, इलेक्ट्रोफोरेसिस में, या फिर इंक्रीज हो जाएगा हीमोग्लोबिन लेवल, या फिर पैथोलॉजिकल जो फीचर्स हैं वो बढ़ जाएगा। तो देखिए एचबी जो हीमोग्लोबिन का लेवल इंक्रीज नहीं होगा किसमें, मल्टीपल मायलोमा। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायमीटर ऑफ द प्लेटलेट, तो यहाँ पर जो प्लेटलेट है उसका डायमीटर यानी कि व्यास कितना होता है, तो आपको यहाँ बताना है। 2 से 4 होगा, 18 होगा, 5 से 8 होगा, या फिर 14 होगा। तो जब भी प्लेटलेट की डायमीटर की बात आती है तो प्लेटलेट का डायमीटर 2 से 4 माइक्रोन तक हो जाता है। यही अगर बात की जाती आरबीसी की, तो आरबीसी की 7 से 8 माइक्रोन तक हो जाती है। रेटिकुलोसाइट की बात होती है तो रेटिकुलोसाइट हो जाता है 8 से 9। इस प्रकार से आपको अगला क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन बोल रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज, कौन सा हिमेटोलॉजिकल विकार है जो पॉलीमरेज हो जाता है श्रृंखला ना। तो देखिए मेगलोब्लास्टिक एनीमिया में जो सेल्स हमारे आरबीसी उनकी साइज हो जाती है बड़ी। हीमोलाइटिक एनीमिया एक सिकल सेल एनीमिया का उदाहरण जिसमें जो आरबीसी है वो लाइस होने लगती है। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में जो है आरबीसी की आकृति छोटी होने लगती है। हीमोलाइटिक मैलिग्नेंसी में क्या है, जो आरबीसी की साइज की जो वेरिएशन आ जाते हैं, अलग अलग वेरिएशन में दिखाई देते हैं। तो पॉलीमराइज जब होगी श्रृंखला, जब वो सेल जो है वो टूटने लगेगी, तो इस प्रकार की टूटेगी तो सिकल सेल एनीमिया में झुंड में हो जाएगी। तो हीमोलाइट हो रही है तो ये पॉलीमराइज हो जा रही है, मतलब एक श्रृंखला के साथ ये जुड़ जा रही है, चिपक जा रही है। तो यहाँ पर हीमोलाइटिक एनीमिया होगा इसका करेक्ट जवाब। ठीक है, हीमोलाइटिक मतलब जो सेल हैं वो लाइस होने लगे, टूटने लगे, तो आपस में वो जुड़ने लगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज ऑफ फिक्सेटिव, मतलब बताना है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग फिक्सेटिव के रूप में किया जाता है। पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कि 10% नेचुरल बफर्ड फॉर्मेलिन का उपयोग करेंगे, तो हम ये करते हैं, है ना। बॉन्स फ्लूइड का उपयोग करते हैं, जी हम करते हैं। कार्नोस फ्लूइड का अपन उपयोग करते हैं, जी हम करते हैं। मतलब ऑल ऑप्शन इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट शुड बी रेशियो, यहाँ पर एक रेशियो पूछ लिया है बिटवीन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टिश्यू और फिक्सेटिव। तो यहाँ पर एक साइड आपका ये फिक्सेटिव है, ये फिक्सेटिव आपका यहाँ पर डला हुआ है। दूसरे प्रकार में आपकी एक टिश्यू है, ये आपकी टिश्यू हो गई। तो ये टिश्यू है तो यहाँ पर इनकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, कितने अनुपात में होना चाहिए, कि यहाँ पर बताना है 1:5, 1:10, 1:20 या फिर 1:100। तो यहाँ पर जब भी फॉर्मेलिन की बात आती है तो फॉर्मेलिन की मात्रा 20 गुना होनी चाहिए, और जो आपका टिश्यू है, जो सेल है, वो 1% में होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो टिश्यू है वो 1 होगा और जो फिक्सेटिव है वो 20 होगा। तो यहाँ पर 1:20 अपन देखेंगे कि यहाँ पर कहाँ दिया गया है। तो 1:20 हमारा ये ऑप्शन नंबर तीसरे में दिया गया है। तो ये एक हमारा टिश्यू हो जाएगा और ये 20 यानी कि 20 हमारा फिक्सेटिव हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द यूजुअल कंसंट्रेशन ऑफ द कमर्शियल फॉर्मेल्डिहाइड अवेलेबल, व्यावसायिक रूप से उपलब्ध फॉर्मेल्डिहाइड की सामान्य सांद्रता कितनी होती है। तो सांद्रता की बात हम करेंगे तो हमने देखा कि 40% जो फॉर्मेलिन का अपन उपयोग करते हैं, तो 40% यहाँ पर नियर बाई है 37 से 40। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3।
अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज फिक्सेटिव इन द केमिकल प्रैक्टिस, क्लिनिक अभ्यास में सबसे अधिक उपयोग में लाया जाने वाला फिक्सेटिव कौन है? तो आपको भी मालूम है कि फॉर्मेलिन का उपयोग आप करते हैं ज़्यादातर। जेंकल फ्लूइड ये माइक्रो एनाटॉमिकल लैब में उपयोग किया जाता है, बॉन्स फ्लूइड भी उपयोग किया जाता है, कार्नर्स फ्लूइड भी उपयोग किया जाता है। पर ज़्यादातर अगर बात आती है, सारे हमारे ज़्यादातर अपन फॉर्मेलिन का उपयोग करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया है, जो आपका फिक्सेटिव है जिसको बॉन्स फ्लूइड हमने बोला था, तो इसका जो येलो कलर का ये होता है, तो येलो कलर इसका क्यों दिखाई देता है ना? बिकॉज इसमें क्या प्रेजेंट होता है? तो देखिए, बॉन्स फ्लूइड जो आपका फिक्सेटिव होता है उसमें पिक्रिक एसिड की मात्रा होने के कारण उसका जो कलर है वो पीला दिखाई देता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट। पीला कलर दिखाई देगा, इसका क्यों? क्योंकि इसमें पिक्रिक एसिड हमने मिक्स किया। बॉन्स फ्लूइड क्या है? बॉन्स फ्लूइड हमारा एक फिक्सेटिव है, ठीक है। और फिक्सेटिव क्या होता है? फिक्सेटिव सेल्स को ऑटोलाइसिस, मतलब कि खुद की सेल खुद को मारे ना, इसीलिए अपन क्या है, फिक्सेटिव का उपयोग करते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि ऑफ द फॉलोइंग डैश इन द कंपोनेंट ऑफ द जेंकल फ्लूइड। तो जेंकल फ्लूइड का नाम है, तो जेंकल फ्लूइड भी आपका क्या है? एक फिक्सेटिव है। तो जेंकल फ्लूइड के अंदर फिक्सेटिव तो है, ये फिक्सेटिव है जेंकल फ्लूइड आपका। अब जेंकल फ्लूइड के अंदर ये फिक्सेटिव है, तो इसमें कौन कौन से कंटेंट इसमें शामिल है? तो इसमें है आपका मरकरी क्लोराइड, पोटेशियम डाइक्रोमेट, सोडियम सल्फेट। ये तीनों जो कंटेंट है हमारे जेंकल फ्लूइड में मिक्स होते हैं। तो इस प्रकार के ऑप्शन आपको देखे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका फोर्थ हमको करना है क्या? मरकरी क्लोराइड, पोटेशियम डाइक्रोमेट, सोडियम सल्फेट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड में बी यूज फॉर द डीकैल्सिफिकेशन। डीकैल्सिफिकेशन मतलब कैल्शियम की जो लेयर है उसको हटाने के लिए डीकैल्सिफिकेशन का उपयोग अपन टिश्यू प्रोसेसिंग में करते हैं। तो यहाँ पर किस प्रकार का जो एसिड है वो उपयोग हम करते हैं? 25% सल्फ्यूरिक एसिड करेंगे, 5% नाइट्रिक एसिड करेंगे, 20% जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड करेंगे, फिर 30% हम ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड करेंगे। तो देखिए, हम डीकैल्सिफिकेशन में 5% यानी कि 5% नाइट्रिक एसिड का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अब इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज यूज द इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड ऑफ द डीकैल्सिफिकेशन। तो यहाँ पर कौन सा आप एसिड यूज करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में? फॉर्मिक एसिड आप उपयोग करेंगे, नाइट्रिक एसिड यूज करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर एसिटिक एसिड? तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा फॉर्मिक एसिड। बात अगर इलेक्ट्रोलाइट की होती है तो, है ना, इलेक्ट्रोलाइट मेथड की। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि टिश्यू प्रोसेसिंग यूनिट इज आल्सो नाउस। तो टिश्यू प्रोसेसिंग को आप क्या कहते हैं? हिस्टोकाइनेट्स। क्या कहते हैं? हिस्टोकाइनेट्स। काफी सरल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि द सेक्शन कटिंग मशीन इज नाउस। जो सेक्शन कटिंग मशीन होती है उसको क्या कहेंगे? माइक्रोटोम कहेंगे, हिस्टोमेट कहेंगे, हिस्टोकट बोलेंगे, हिस्टोफॉर्म कहेंगे। तो माइक्रोटोम जो होती है वो सेक्शन कटिंग के लिए होती है। और एक क्वेश्चन और पूछता है कि माइक्रोटोम में जो ब्लेड यूज होते हैं उसको पजाने की, उसको शार्प करने के लिए कौन सी मेथड का उपयोग करेंगे? तो वो हॉन्गिंग मेथड का उसमें उपयोग करते हैं शार्पनिंग के लिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि विच वेन या फिर वेन्स इज नॉट यूज फॉर द ऑब्टेन अ नर्स ब्लड सैंपल। तो जो नर्स से ब्लड सैंपल लेते हैं आप, तो कौन से वेन का उपयोग आप नहीं करेंगे? बेसिलिक वेन का तो करेंगे आप, सेफेलिक वेन का भी करेंगे, ये हमारे एल्बो में होते हैं ना, मेडियल कोबाइडल वेन करेंगे। पर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो फेमोरल वेन दिया गया है। फेमोरल वेन आपके
नी जॉइंट के ऊपर मौजूद होता है, हिप जॉइंट के पास होता है, जो कि यहाँ पर ब्लड का जो प्रेशर है काफ़ी मात्रा में होता है, तो यहाँ से आप ब्लड सैंपल नहीं ले सकते। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि आ ब्लड सैंपल कलेक्शन इन द हेपेरिनाइजेशन ट्यूब, मतलब हेपेरिन की ट्यूब है, उसमें आपने ब्लड सैंपल लिया, अब उसको आपने सेंट्रीफ्यूज कर दिया, तो उसमें क्या सेपरेट होगा, तो यहाँ पर हमको बताना है। ये आपकी हेपेरिन की ट्यूब है, इसमें आपने जो है ब्लड सैंपल ले लिया, इसमें ब्लड सैंपल ले लिया। अब आपने इसको जो है सेंट्रीफ्यूज की मशीन में रख दिया, अब ये सेंट्रीफ्यूज होने लगा। तो जब ये सेंट्रीफ्यूज हो रहा है तो इसमें कौन कौन से पार्टिकल यहाँ अलग अलग आपको दिखेंगे, तो यही क्वेश्चन में पूछ रहे हैं। पहला यहाँ पर बोल रहा है कि सीरम दिखेगा एंड क्लॉट दिखेगा, प्लाज्मा दिखेगा एंड क्लॉट दिखेगा, सीरम एंड प्लाज्मा दिखेगा, या फिर प्लाज्मा बफर कोड और आरबीसी दिखेगी। तो हेपेरिन का सैंपल लेके आप जब उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो आपको आप प्लाज्मा, बफर कोड और आरबीसी आपको दिखाई देते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि हीमोलाइटिक में रिजल्ट फॉर्म, मतलब हीमोलाइटिक का परिणाम हो सकता है, यानी कि सैंपल है आपका हीमोलाइट हो सकता है कौन कौन सी कंडीशन में। एक तो बात हो गई, यूज़ कर रहे हैं 25 गेज की नीडल का, एक एडल्ट व्यक्ति है उनका सैंपल लेने में, अपन 23 का करते हैं, पर जब छोटी गेज की नीडल हो जाएगी, नीडल फाइन हो जाएगी और पतली हो जाएगी, तो सैंपल जितना हम चाहेंगे वो लेने में हमको देरी हो जाएगी, तो जो हमारा सैंपल है वो हीमोलाइज हो सकता है। उसके बाद जो लिविंग द टर्निकेट फॉर 3 मिनट, अब जो 3 मिनट तक हम जो टर्निकेट है उसको बांध के रखते हैं, तो वहाँ भी ब्लड क्लॉट होने के चांस हमारे बन जाते हैं। अगला है जो अपन सैंपल तो ले लिया पर उस स्पेसिमेन को मिक्स कर रहे हैं, तो ज़ोर ज़ोर से सैक कर रहे हैं तेज़ी से, तो वहाँ पर भी ब्लड क्लॉट होने के चांस बनते हैं। उसके बाद रेफ्रिजरेटर में जो वैक्यूम टेनर है वो यूज़ करने के पहले आप वहीं रखे थे, तो वो हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हमने दिया था, ऑप्शन नंबर 5 इसका करेक्ट जवाब हो जाएंगे सारे। ये सारी कंडीशनों में ब्लड जो है हीमोलाइज हो सकता है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि इन द टेस्ट प्रोसीजर दैट यूज ऑफ द वेस्टर्न ग्रीन ट्यूब, अब वेस्टर्न ग्रीन ट्यूब से आप ESR लगाते हैं। ESR क्या होता है, इलेक्ट्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। तो काफ़ी सरल क्वेश्चन यहाँ पर आ गया था आप पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि विच स्टेटमेंट इज फॉल्स व्हेन सेटिंग ऑफ द ESR, मतलब कि यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो सारे सही हैं पर एक गलत है ESR के संदर्भ में। यहाँ पर पूछ रहा है कि इट्स मोस्ट बी रीड एक्चुअली 1 आवर्स, तो हाँ 1 घंटे में हमको रिजल्ट दिखना चाहिए, ये पहला जो जवाब है इनका सही है। उसके बाद ये बोल रहा है कि द शुड बी सेट अप नियर अ सेंट्रीफ्यूज द ट्यूब लेवल मोस्ट बी एट एक्सटेली 0, तो जो है सेंट्रीफ्यूज के कांटेक्ट में हमको जो ट्यूब है उसको नहीं रखना है। उसके बाद परफॉर्मेंस ऑफ फ्रेश ब्लड लेना है, बिल्कुल सही है, पर यहाँ पर दिया गया है कि इट शुड बी सेट अप नियर अ सेंट्रीफ्यूज, जो हमारा ESR है वो सेंट्रीफ्यूज के पास नियर मतलब ना हो, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ब्लड, तो ब्लड का फंक्शन पूछा है। आपका ब्लड है स्टोर लिपिड करेगा या फिर प्रोटेक्ट करेगा, सपोर्ट करेगा ऑर्गन को सपोर्ट करने का काम तो आपका जो स्केलेटल सिस्टम है कंकाल तंत्र करता है, लिपिड को स्टोर करने का काम आपका लीवर करता है। आगे देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वैरायटी ऑफ द सबस्टेंस, हाँ तो जो हमारा ब्लड है वो सभी तत्वों को, एलिमेंट को जो है वैरायटीज है उसको ट्रांसपोर्ट करेगा बॉडी के विभिन्न भागों तक, तो हमारा तीसरा जो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि व्हाट इज द नॉर्मल % ऑफ द बेसोफिल इन द TLC काउंट, तो TLC काउंट कर रहे हैं अपन टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, तो जो बेसोफिल है उसका यहाँ पर परसेंटेज कितना होता है, तो बेसोफिल का परसेंटेज 23 से ज़्यादा होगा, 56 से ज़्यादा होगा, 0 से 2% होगा या 2 से 10% होगा।
तो बेसोफिल का जो होता है काउंट वो 0 से 2% तक आपका WBC में अपना स्थानीय रखता है। बात अगर यहाँ पर करते हैं मोनोसाइट की, तो मोनोसाइट 2 से 8% रखता है। न्यूट्रोफिल 30 से 70% तक रखता है। लिम्फोसाइट 25 से 40% तक रखता है। तो सारे हमने आपको जो हिमेटोलॉजी की जो क्लासेस लिया था उसमें बता दिया था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज हमने कर लिया 390 MCQs ऑफ द हिमेटोलॉजी। कल 391 से अपन स्टार्ट करेंगे। तो आपको स्टडी करनी है, हमारे साथ जुड़ना है। आपकी बार लैब टेक्नीशियन पार की जो क्लासेस है सक्सेस आपको पाना है, तो आप हमारे साथ स्टडी कर सकते हैं। तो आप स्टडी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि हम जब भी कल एक नई वीडियो डालेंगे 391 वाली, तो वीडियो आपके पास जो है आसानी से पहुंच जाए और आप वीडियो देख के सक्सेस के किनारे किनारे आ जाए। ठीक है, मिलते हैं कल नई वीडियो में नए नॉलेज के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।